हेलो दोस्तों, अब माइंड परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर। तो आ जाइए, अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर मार दो। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण पत्र दर्ज किया गया है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर पहला फोटोग्राफिक प्रमाण पत्र दर्ज किया गया है। तो ये किस अभ्यारण्य में दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो ये सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है भारत और नेपाल की बॉर्डर पर। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1988 में। सन 1988 के अंदर सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है भारत और नेपाल की सीमा के बीच में, भारत और नेपाल की सीमा पर। और आगे देखिए आप लोग, ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि ये कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है 452 किलोमीटर की सीमा पर फैला हुआ है। कौन? सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आगे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये कहां पर स्थित है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के अंदर। तीसरा देखिए आप लोग, जैसे मैं बात करूं कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है बिहार के अंदर। ये स्थित है कहां पर? बिहार में। और दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर पड़ता है? तो दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये पड़ता है जमशेदपुर और जमशेदपुर कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है झारखंड में। अब आगे देखिए आप लोग कि आप लोगों से पूछा जाए कि भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो देखिए आप लोग, भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य, तो पहला वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड के अंदर। तो उसका नाम क्या था पहले? तो उसका नाम था हेली नेशनल पार्क, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका हाल ही के अंदर नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम परिवर्तन करके रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये कहां पर है रामगंगा नेशनल पार्क? तो ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है इसी का नया नाम कौन सा है? रामगंगा नेशनल पार्क। और ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना हुई थी सन 1936 में। अब आगे देखिए आप लोग, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो इसके अंदर आप लोगों को पता है कि इसी से जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी? तो वो हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो ये था हमारा
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से कि बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य ये कहां पर स्थित है? तो आप लोग कमेंट के अंदर आंसर दीजिए इसका कि बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है। तो ये बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य है कर्नाटक में, क्योंकि ये हाल ही के अंदर क्या था, चर्चा के अंदर था, कौन सा? बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में कौन सा देश बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना? तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं मलेरिया की, तो ये मलेरिया जो है ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है। और ये जो मलेरिया है ये फैलता किससे है? तो ये फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। तो जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उससे क्या फैलता है? तो उससे फैलता है मलेरिया रोग। और ये मलेरिया रोग जो है इसकी दवाई कौन सी है? तो इसकी दवाई है कुनेन। तो कुनेन जो है ये एक मलेरिया की क्या है? दवाई है। और कुनेन को कहां से प्राप्त किया जाता है? तो कुनेन को प्राप्त किया जाता है सिनकोना के वृक्ष से। आगे देखिए आप लोग कि हाल के अंदर करंट का एक क्वेश्चन है कि भारत जो है ये मलेरिया मुक्त कब हो जाएगा? तो भारत जो है ये मलेरिया मुक्त हो जाएगा सन 2030 में। भारत मलेरिया मुक्त जो है इसका लक्ष्य रखा है भारत ने सन 2030 तक। अब आगे देखिए आप लोग कि मलेरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो मलेरिया है, इस मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी थी? तो इसकी जो पहली वैक्सीन थी वो थी मॉस्क्यूरेक्स। इसकी जो पहली वैक्सीन है ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी यूके ने, यानी ब्रिटेन ने। और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मॉस्क्यूरेक्स। ये नाम था फर्स्ट वैक्सीन का। अब देखिए कि हाल ही में आप लोगों को पता है कि जो चाइना है ये चाइना मलेरिया मुक्त हो चुका है सन 2021 के अंदर। तो सन 2021 में मलेरिया मुक्त होने वाला चाइना कौन सा देश बना? तो चाइना हाल ही के अंदर जो है ये मलेरिया मुक्त हो गया। कब? सन 2021 में मलेरिया मुक्त। तो ये हुआ है चाइना। अब आगे देखिए कि भारत, आप लोगों को पता है कि भारत जो है ये सन 2014 के अंदर जो है पोलियो मुक्त हो चुका है। तो भारत जो है ये पोलियो मुक्त कब हुआ? तो भारत जो है ये पोलियो मुक्त हुआ सन 2014 में। अब आगे देखिए आप लोग कि भारत की यदि आप लोग बात करते हो तो ये जो पोलियो मुक्त हुआ है ये पोलियो मुक्त कौन कौन सी संस्था करती है? तो ये करती है WHO। तो ये WHO जो है इसने भारत को प्रमाण पत्र दिया है पोलियो मुक्त का सन 2014 के अंदर। तो WHO की हम लोग बात करते हैं तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल सन 1948 में। तो 7 अप्रैल 1948 में किसकी स्थापना हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी WHO की। तो 7 अप्रैल को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को हम मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो देखिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग कि ऑक्सफोर्ड जो है, इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मलेरिया वैक्सीन की जो मंजूरी दी है
वो किस देश को दी है? तो वो दी है घाना को। और ये घाना जो है ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अफ्रीका देश में। अब देखिए आप लोग कि हाल ही में जो डब्ल्यूएचओ है, इसे डब्ल्यूएचओ ने जो मलेरिया के जो आंकड़े बताए हैं वो बहुत ही खतरनाक है। देखिए, यानी जो मलेरिया से पीड़ित लोग हैं, तो सन 2021 में जो मलेरिया से मौत हुई है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 6,19,000। यानी 6,19,000 लोगों की मौत हो चुकी है। किससे? इस मलेरिया से। तो ये डब्ल्यूएचओ ने आंकड़े प्रकाशित किए थे सन 2021 में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि विश्व के सबसे आपराधिक देशों की सूची में 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं आपराधिक देशों की, तो ये आपराधिक देशों की जो सूची है ये हाल ही के अंदर किसके द्वारा जारी हुई है? तो ये हाल ही के अंदर जारी हुई है विश्व सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो विश्व सांख्यिकी संगठन जो है ये कौन सी रिपोर्ट जारी की है इसने? तो इसने जारी की है आपराधिक देशों की सूची। तो इस आपराधिक देशों की सूची में जो इंडिया है वो कौन से नंबर पर है? तो वो है, इंडिया की रैंक है इसके अंदर 77। यानी इंडिया जो है 77वें नंबर पर आता है कुल कितने देशों के अंदर? तो कुल देश है इसके अंदर 135। और इस 135 देशों में जो है भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 77। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 77। अब देखिए कि यदि आप लोग बात करते हो तो इसके अंदर फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो फर्स्ट रैंक पर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक है वेनेजुएला की। दूसरी जो रैंक है वो है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी की इसमें सेकंड रैंक है। और थर्ड रैंक की हम लोग बात करते हैं तो थर्ड रैंक पे आता है अफगानिस्तान। तो फर्स्ट रैंक आ गई वेनेजुएला, सेकंड रैंक है पापुआ न्यू गिनी और थर्ड रैंक क्या है? अफगानिस्तान। और यदि आप लोग बात करते हो अमेरिका की, तो अमेरिका इस रैंक के अंदर जो है वो कौन से नंबर पर है? तो अमेरिका इसके अंदर 55 रैंक पर है। और यदि आप लोग ब्रिटेन की बात करते हो इस यूके की, तो यूके इसमें कौन से नंबर पर है? तो यूके की रैंक है इसके अंदर 65। ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं आपराधिक संगठन की, तो इसके अंदर सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है? तो सबसे बेस्ट कंट्री इसके अंदर जापान। यानी सबसे लास्ट में कौन है? जापान। तो देखिए इंडिया की रैंक कौन सी आएगी इसमें? तो इंडिया की रैंक है 77। अब आगे देखिए आप लोग, जैसे मैं बात करता हूं कि भारतीय प्रसन्नता सूचकांक के अंदर, जैसे हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, यानी विश्व प्रसन्नता सूचकांक जो है इसके अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो इसके अंदर भारत की रैंक है 126वीं। और यदि मैं बात करूं कि हंगर जो इंडेक्स है, तो इस ये भूख सूचकांक जो होता है, तो इस भूख सूचकांक के अंदर जो इंडिया है इसकी रैंक कौन सी है? तो भूख सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है 107। भूख सूचकांक या हंगर इंडेक्स इसको बोला जा सकता है। तो इसके अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो इसके अंदर है भारत की रैंक 107। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड, तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड, तो ये जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है AIMA। तो ये दिया जाता है किसके द्वारा, AIMA के द्वारा। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है एमा के द्वारा, यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा। तो ये पुरस्कार हाल ही के अंदर किनको दिया गया है, तो ये पुरस्कार हाल ही के अंदर जो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरपर्सन मंगलम बिरला को है ना। तो ये पुरस्कार किनको दिया गया है, तो ये दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इनको मिला है हाल ही के अंदर बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड। तो ये मिला है आदित्य बिरला ग्रुप के फाउंडर या चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला जी को। अब देखिए आप लोग कि ये जो बिरला जी है, तो इन बिरला जी को पिछले 10 वर्षों के अंदर जो भारतीय उद्योग है, तो इस भारतीय इंडस्ट्री के अंदर इनके योगदान के लिए दिया गया है। तो पिछले 10 वर्षों में भारतीय उद्योग में योगदान के लिए मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है इनको, तो इनको मिला है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं सेकंड अवार्ड की, तो देखिए हाल ही के अंदर टाटा स्टील है, तो इस टाटा स्टील के जो चेयरपर्सन है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है टीवी नरेंद्रन। तो इनको हाल ही के अंदर कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो इनको हाल ही के अंदर दिया गया है जे आर डी टाटा फेलोशिप अवार्ड। तो ये किनको दिया गया है, तो ये दिया गया है जो टाटा स्टील है, इसे टाटा स्टील के चेयरमैन कौन है, तो वो है टीवी नरेंद्र। तो इनको दिया गया है JRD टाटा अवार्ड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा राव भीमराव अंबेडकर। तो बाबा राव भीमराव अंबेडकर की हम लोग बात करते हैं, तो इन्होंने एक नारा दिया था। तो वो नारा क्या था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। यानी इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान किया है। दूसरा यदि आप लोग बात करते हो, देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी, तो इन भीमराव अंबेडकर जी जो है इनको क्या कहा जाता है, तो इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किनको कहते हैं, तो भारतीय संविधान का जो जनक है
वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। दूसरी बात देखिए आप लोग कि इनका जन्म कब हुआ। तो जो भीमराव अंबेडकर जी जो है, इनका जन्म हुआ था सन 1891 ईस्वी में। और कहां पर हुआ था इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू जी गांव में। मध्य प्रदेश के जो महू जिला है, इस महू जिले में किसका जन्म हुआ है। तो ये जन्म हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, तो इनके हाल ही के अंदर जो है वो कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इनके हाल ही के अंदर 132वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी ऑप्शंस। अब आगे देखिए, हाँ, जैसे हम लोग बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी की, तो इनकी जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल के दिन। और ये आप लोगों को पता है कि ये प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष भी थे। ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और इनका जो है भारतीय संविधान में बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय योगदान है। यानी भारतीय संविधान जब लिखा गया था तो उनमें ये मेन जो है उसी के क्या थे, ये अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। ठीक है ना। अब आगे देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, यानी भारत का जो आरबीआई है इसको बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था सन 1949 के अंदर। तो उसके जो मतलब उस कमेटी में जो चेयरमैन थे वो भी कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनका बहुत ही योगदान रहा है आरबीआई के अंदर भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनको भारत रत्न से कब नवाजा गया। तो देखिए, तो इनको सन 1990 में, तो इनको कब नवाजा गया, तो इनको मरणोपरांत मिला है भारत रत्न। तो सन 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला। तो सन 1990 में। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने अपने कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है। तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं द बैंकर टू एवरी इंडियन जो बुक है ये किसने लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है भारत का जो एसबीआई बैंक है। और एसबीआई की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये क्या है एसबीआई की, तो इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1955 ईस्वी के अंदर। दूसरा देखिए आप लोग कि इसके हाल ही के अंदर जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम क्या है। तो देखिए ना अध्यक्ष का नाम, तो इनके अध्यक्ष का नाम है वो है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। तो ये हाल ही के अंदर एसबीआई बैंक के क्या बने, अध्यक्ष बने दिनेश कुमार खारा। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं एसबीआई, तो इस एसबीआई की स्थापना से पहले सन 1921 ईस्वी में
एक बैंक बना था, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसके अंदर 3 बैंकों का मर्ज था। तो इन तीनों बैंकों को मर्ज करके सन 1955 में किसकी स्थापना की गई? तो ये स्थापना की गई थी एसबीआई की। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ये हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में ओपेक प्लस देशों ने तेल उत्पादन में कटौती की है। तो ओपेक की स्थापना कब हुई है? तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं ओपेक की, तो इस ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ओपेक क्या है? तो ओपेक क्या है? ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी जो पेट्रोल निर्यातक देश है, तो उनका क्या है? एक समूह है। तो यह है पेट्रोलियम निर्यातक क्षेत्र का संगठन। तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं ओपेक की, तो इस ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ओपेक जो है, ये एक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्री होती है, उनका एक क्या है? उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना हुई थी बगदाद सम्मेलन में। जो बगदाद सम्मेलन हुआ था, इस बगदाद सम्मेलन में ओपेक की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी ओपेक की? तो जैसे हम लोग बात करते हैं ओपेक की, तो ओपेक जो है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1960 में। सन 1960 ईस्वी में। तो ये स्थापना हुई थी 1960 में। और ओपेक की यदि आप लोग बात करते हो, तो ओपेक जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में। तो इसका मुख्यालय है वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया में। यहां देखिए, तो इसका मुख्यालय हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1960 हो जाएगा। अब देखिए, ये हाल के अंदर क्यों चर्चा में? तो इसके जो सदस्य देश है, उसकी संख्या कितनी है? तो इसके सदस्य देशों की संख्या है 13। और जैसे हम लोग बात करते हैं संस्थापक देशों की, तो इसके कितने संस्थापक देश हैं? तो संस्थापक देशों का नाम था 5। तो इसके अंदर जितने भी खाड़ी प्रदेश आते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला और ईरान, तो ये जो है वो इसके क्या थे? तो वो इसके फाउंडर देश थे, संस्थापक देश थे 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसने हाल के अंदर जो है, यानी पेट्रोल के अंदर कटौती करने का आदेश जारी किया है। और आपको पता है कि जो इंडिया है, वो पेट्रोलियम के ऊपर क्या है? बहुत ही ज्यादा निर्भर है, यानी पेट्रोल बहुत ज्यादा आयात करता है खाड़ी देशों से। तो भारत के अंदर जो है, यदि आयात कम हो जाएगा, तो आयात कम होगा, तो आपको पता है जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो क्या होगी? वो बढ़ेगी आगे। ठीक है ना? तो इस वजह से ये हाल के अंदर चर्चा में था। तो ये हमने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आज का। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023
2023। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो हाल ही के अंदर इसका आयोजन हुआ है अस्ताना के अंदर, यानी जो कजाकिस्तान है, इस कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के अंदर ये क्या हुआ है, हाल ही के अंदर इसका आयोजन हुआ है 10 से 14 अप्रैल को। अब देखिए आप लोग, जो ये चैंपियनशिप है, तो इस चैंपियनशिप ने जो भारतीय महिलाएं, उन्होंने कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय महिलाओं ने तो कितने पदक जीते हैं? 7 जीते हैं। और इंडिया की यदि आप लोग बात करते हो तो टोटल इंडिया ने इसने 14 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 14। तो 7 तो जीते हैं महिलाओं ने, और 7 ही किसने जीते हैं? तो 7 ही जीते हैं किसने? पुरुषों ने। तो टोटल पदकों की संख्या कितनी है? 14। और भारत इस 14 पदकों के साथ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान है इसके अंदर 7वां। ठीक है ना, तो भारत की रैंक है इसके अंदर 7वीं। अब यदि आप लोग बात करते हो तो इसके अंदर भारत ने 14 पदकों के साथ 7वां स्थान हासिल किया। जैसे हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो जीता है गोल्ड, और 3 जीते हैं स्वर्ण पदक, और 10 क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज। तो 10 तो ब्रॉन्ज है, और 3 कौन से पदक है? 3 है सिल्वर, और 1 किसने जीता है? तो 1 जीता है गोल्ड। तो ये गोल्ड किसने जीता है? तो ये जीता है सहरावत ने। सहरावत। तो इस सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो इस सहरावत ने तो जीता है इसके अंदर गोल्ड पदक। जैसे हम लोग बात करते हैं सिल्वर की, तो ये जो सिल्वर पदक है वो किन किन को मिला है? तो सिल्वर पदक एक तो मिला है किसको? जैसे हम लोग बात करते हैं अमित पंघाल की, अमित पंघाल। दूसरा है इसके अंदर निशा दहिया, निशा दहिया। और जो तीसरा नाम है वो है रुपिन का। तो रुपिन ने, अमित पंघाल ने और निशा दहिया ने इसके अंदर कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है सिल्वर मेडल। इसमें देखिए, इसमें जो फर्स्ट स्थान है वो किसका है? तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्थान है वो है कजाकिस्तान का। ये जो कजाकिस्तान है वो उसने एक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हाल ही के अंदर कौन सी रैंक प्राप्त की है? फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। और इसने कितने गोल्ड पदक जीते हैं? तो इसने जो पदकों की संख्या है वो तो जीते हैं टोटल 20 पदक, और इस 20 पदक के अंदर 7 जीते हैं गोल्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के एक स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी वीर सावरकर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप लोग, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विनय दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो देखिए आप लोग, यह है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। तो ये दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये दिवस मनाया जाएगा 28 मई को। और इसकी घोषणा कौन से सरकार ने की है? तो इसकी सरकार ने जो है वो की है महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही के अंदर कौन सा डे मनाने की घोषणा की है? तो ये की है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। जैसे हम लोग बात करते हैं सावरकर, तो इन सावरकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 28 मई सन 1883 में। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 28 मई सन 1883 में। और कहां पर इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था नासिक, नासिक महाराष्ट्र में। तो इस वजह से जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने जो है इनके जन्म दिवस के अवसर पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की
घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है ना, तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा आज का, कि हाल ही में LIC का नया मुख्य निवेश अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है। देखिए, यदि हम लोग बात करते हैं LIC की, यानी LIC का नाम है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। तो इस LIC की स्थापना कब हुई थी, तो LIC की स्थापना हुई थी सन 1956 ईस्वी के अंदर। तो सन 1956 में 250 कंपनियों को मर्ज करके इस LIC की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं LIC की, तो ये जो LIC है, इस LIC के आपको पता है कि इस LIC ने हाल ही के अंदर खुद का क्या जारी किया है, तो हाल ही के अंदर इन्होंने खुद का जारी किया है IPO, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो IPO जारी करने वाली प्रथम कंपनी कौन सी थी, तो वो है LIC। तो LIC जो है, इसके जो हाल ही के अंदर जो मुख्य ILO, यानी जो मुख्य वो बनाए गए, मुख्य निवेश अधिकारी, वो किनको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है रत्नाकर पटनायक को। तो रत्नाकर जो पटनायक है, इनको हाल ही के अंदर क्या बनाया गया है, तो इनको बनाया गया है LIC का मुख्य निवेश अधिकारी। जैसे हम लोग बात करते हैं LIC, तो इस LIC के जो चेयरमैन है वो कौन है, तो इस LIC के अध्यक्ष है हाल ही के अंदर, वो है MR कुमार। तो MR कुमार जो है वो किसके अध्यक्ष है, तो ये अध्यक्ष है किसके, LIC के। ठीक है ना, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आज का। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।